जैसे ही रात हुई रियाना घर के लिए निकल गई, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो लिफ्ट से लास्ट फ्लोर पर आई, उसके बाद पार्किंग में पहुंच गई। गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला, रियाना गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी श्रीन मैंसन के लिए निकल गई। उसी के पीछे 10 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स की गाड़ी चलने लगी। कुछ देर बाद गाड़ियां श्रीन मैंसन में रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, रियाना गाड़ी से उतर गई। वो मैंसन के अंदर चली गई। उसने देखा हॉल में ही पूरी फैमिली बैठी हुई है। जैसे ही उन्होंने रियाना को देखा, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिशांत और आव्यान जल्दी से दौड़कर रियाना के पास चले गए। वो दोनों उसके पैरों से लिपट गए और किसी छोटे से पप्पी की तरह मासूमियत से उसे देखने लगे। रिशांत बोला, प्रिंसेस आप आ गई, जाइए फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम डिनर करते हैं। रियाना ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों अपने कमरे में चली गई। रियाना के जाने के बाद अर्चना जी रोते हुए बोले, क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर राहुल जी ने अर्चना जी को अपने सीने से लगा लिया। वो उन्हें शांत करवाते हुए बोले, आप चिंता मत करें, हमारी प्रिंसेस जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हालांकि उन्हें भी इसका भरोसा नहीं था, मगर वो इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। रियाना उनकी इकलौती बेटी थी जो उन्हें सालों बाद मिली थी, मगर वो बेटी आज दर्द में थी, मगर फिर भी वो उनका दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। इधर रियाना ने सावर लिया। वो जैसे ही आंखें बंद की, उसके सामने तिरिस का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, मगर फिर रियाना ने खुद को संभाला। उसने जल्दी से शावर लिया। उसके बाद बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शावर लेने की वजह से उसके गालों की रंगत लाल थी। उसने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद बाल सुखाकर रूम से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियों से होते हुए हॉल में पहुंची, जहां सभी लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे, मगर किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। वो लोग रियाना का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रियाना नीचे आई, रिशांत और आव्यान खुश हो गए। वो रियाना के पास आए। उसके बाद दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। दोनों ने रियाना को कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद वो दोनों भी उसके पास बैठ गए। हालांकि वो दोनों अभी 1 साल के थे, मगर फिर भी वो दोनों बात कर लेते थे। उनका भाषा अभी उतनी साफ नहीं थी, मगर फिर भी उन दोनों की बातें समझ आती थी। डिनर खामोशी से होने लगा। तभी निशांत बोला, प्रिंसेस ऑफिस कैसा चल रहा? जिस पर रियाना बोली, अच्छा चल रहा भाई। तभी निशांत बोला, ठीक है, मगर तुम खुद का भी ख्याल रखो, खुद को इतना मत थकाया करो। रियाना ने कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर हिला दिया। डिनर करने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। निशांत और रिसाना के बीच रिशांत सोया हुआ था। वो निशांत से बोला, डैड दादी बोलती है प्रिंसेस बहुत ज़्यादा बातें और शरारतें करती थी, मगर अब वो बिल्कुल भी नहीं करती और हमारे साथ शरारतें भी नहीं करती। ऐसा क्यों? क्या वो अब मुझे और रवि को पसंद नहीं करती? जिसे सुनकर निशांत और रिसाना एक दूसरे को देखने लगे। रिशांत बहुत उदास आवाज में बोला। तभी निशांत ने रिशांत को समझाते हुए, ऐसा नहीं है बच्चा, प्रिंसेस तो सबसे प्यार करती है, वो आपको और रवि से भी बहुत प्यार करती है। वो है बना ऑफिस जाती है, इसलिए वो अब ज़्यादा बातें और शरारतें नहीं कर पाती। आप दोनों तो प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हो ना? जिस पर शांत बोला, हाँ डैड, हम प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत क्यूट है ना। बातें करते करते रिशांत सो गया। तभी रिसाना बोली, निस ये बिल्कुल आप पर ही गया, ये भी प्रिंसेस को आपकी ही तरह प्यार करता है। जिस पर निशांत बोला, हाँ मगर कोई भी प्रिंसेस को मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। जिस पर रिसाना हंसने लगी और उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि निशांत अपने ही बेटे से जल रहा था। वो अभी भी रियाना के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव था, मगर अफसोस वो तान्या और रोहिणी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि रोहिणी का पता ही नहीं चल रहा था। बात रही बात तान्या की, वो तो पहले ही चालाक हो चुकी थी। उसने मीडिया में खबर फैलाई कि कोई उसकी जान लेना चाहता। वो उस शख्स का नाम भी जानती है, मगर जब तक वो कोई हमला नहीं करेगा वो चुप रहेगी। जिसे निजाम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो सब लोग रियाना को टारगेट करते। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया था। मगर वो बस एक मौके की तलाश में था जहां तान्या रहती थी। उसका पता भी किसी को नहीं था। अगर पता चल जाता तो शायद ही कोई उसका कुछ बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके घर में हमेशा बहुत से गार्ड तैनात रहते थे, जिसे उसके पापा ने ट्रेंड किया था। निशांत बहुत पावरफुल था, मगर अफसोस इस बात का कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इस वक्त वो भी ये सब कुछ सोच ही रहा था। ऊपर से ये सब तान्या ने नहीं बल्कि रोहिणी ने प्लान किया था। वो ही मेन कल्पित थी, इसलिए सजा भी उसको ही मिलने वाली थी।
मगर 3 साल हो चुके थे, रोहिणी जी का कोई पता नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि उस औरत को आसमान निकल गया, धरती खा गई, मगर इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। रही बात रियाना की, उसे पता था कि इन सब के पीछे रोहिणी जी है, मगर वो अपने गम से ही उभर नहीं पाई थी। हालांकि वो काफ़ी पावरफुल थी, मगर रोहिणी का पता नहीं लगा पा रही थी। इधर दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में तिशांश अभी ठीक हो चुका था, अब चलने भी लगा था। उसके घाव पहले से ही ज़्यादा ठीक हो गए थे। 1 महीना यूं ही गुजरने लगा। अब रियाना के बर्थडे में बस 1 हफ्ता बचा था। सरीन फैमिली और रियाना के लिए बर्थडे पार्टी रखी थी, मगर रियाना को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब उसे अपना बर्थडे याद नहीं था, क्योंकि उसे काम के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। वो पूरे दिन बस काम में ही डूबी रहती थी। 1 हफ्ता कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। इस बीच सरीन फैमिली और भारद्वाज फैमिली ने रियाना के बर्थडे की तैयारी कर ली थी, क्योंकि रियाना बहुत ही बदल चुकी थी। हालांकि ये बदलाव अच्छा था, मगर फिर भी सरीन फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि रियाना आराम से अपनी लाइफ जिए, उसे किसी चीज़ की कमी न हो, मगर वो होने को नहीं टाल सकते थे। और रियाना की ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ तक कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। किसी ने भी रियाना के बर्थडे विश नहीं किया। इस बात से रियाना को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपना बर्थडे याद ही नहीं था। वो रोज़ की तरह आज भी ऑफिस गई हुई थी। पूरे ऑफिस में भी ये बोला गया था कि कोई भी बर्थडे विश नहीं करेगा, क्योंकि वो सब उसे सरप्राइज़ देने वाले थे। रियाना रोज़ की तरह काम में बिजी थी। उसने सुबह 3-4 मीटिंग अटेंड की, उसके बाद बचे हुए पेंडिंग काम करने लगी। इधर दूसरी तरफ तिशांश अब पूरे तरीके से ठीक हो चुका था, इसलिए आज वो रियाना से मिलने वाला था। उसने सुबह दोनों पति पत्नी के साथ नाश्ता किया, उसके बाद दोनों विदा लेकर पहाड़ से ऊपर आ गया। हालांकि उस पहाड़ के ऊपर जाने में लगभग 1 दिन लग जाता था, मगर मोहनदास जी ने तिशांश को एक छोटे रास्ते के बारे में बताया, ताकि वो कुछ ही घंटों में ऊपर पहुंच जाए। तिशांश ने उन दोनों से वादा किया कि वो अपनी पत्नी को लेकर उन दोनों से मिलने आएगा, जिसे सुनकर दोनों पति पत्नी खुश हो गए। इधर दूसरी तरफ तान्या ने मैंसन में इस वक्त एक आदमी और औरत बैठे हुए थे। वो आदमी को तो तान्या का बाप था, मगर वो औरत अनजान थी। हालांकि दिखने में वो अनजान थी, मगर उसकी आवाज़ रोहिणी जी जैसी ही थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रोहिणी जी ही थी, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी। इसी का निशान उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तान्या के रियल डैड को आज तक किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब निशांत ने मल्होत्रा मैंसन में चुपके से कैमरे लगवाए, तब भी वो आदमी कभी सामने नहीं आया। तान्या बोली, मोम आप तो कमाल हो, वो निशांत आपको पूरे देश में ढूंढ रहा, मगर अफसोस आप उसे नहीं मिलोगी। मगर उसने आपको देख भी लिया तो शायद ही वो आपको पहचान पाएगा। जिस पर रोहिणी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे पता, भले ही वो निशांत कितना ही चालाक और पावरफुल हो, मगर इस बार वो मेरा पता नहीं लगा पाएगा। जिस पर वो आदमी बोला, हाँ आखिर ये सब सोचा किसने था? क्या ये आजकल के बच्चे मुझे मात दे सकते हैं? उस आदमी के चेहरे पर घमंडी भाव आ गया, जैसे वो दूसरे लोगों को कचरा समझता हो। तान्या बोली, डैड आप कूल है, वो निशांत अगर तिशांश जिंदा होता तो आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस पर वो आदमी बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे सिर्फ एक ही शख्स से डर लगता है। जिससे तान्या हैरान होगी। वो हैरानी से बोली, कौन है डैड? जिस पर वो आदमी बोला, मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर जब से वो अंडरवर्ल्ड में आया है कोई भी उसे पंगा नहीं लेता। और अगर ऐसा शख्स नहीं है जिसका पता इंसान कोई नहीं है, मैं भी उस शख्स को से नहीं उलझ सकता। अगर हो पाए तो मैं उसे अपना दोस्त बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि उसे दुश्मनी करना मौत को न्योता देना जैसा है। तान्या बोली, डैड क्या वो सरीन फैमिली और भारद्वाज फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल है? जिस पर वो आदमी बोला, हाँ भले ही सरीन फैमिली और भारद्वाज फैमिली एशिया में टॉप करती है, मगर वो शख्स अकेले ही ऐसी 100 फैमिली को रातों रात गायब करवा सकता है। उसने तो ब्रिटेन के उस युवराज तक को मरवा दिया, जिससे बड़े बड़े देश के लोग उससे डरते हैं, जिसका सबने सबका जीना हराम किया हुआ, मगर उस शख्स ने उसे ही मार डाला। सोचो वो कितना पावरफुल होगा। तान्या भी उस शख्स से काफ़ी इम्प्रेस थी। वो अपने डैड से बोली, डैड अगर पॉसिबल हो तो हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। इतना बोलकर उसके दिल में एक बात आई, अगर वो शख्स मेरा पति बन जाए तो फिर तो मुझे सरीन फैमिली या भारद्वाज फैमिली से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि फिर तो मैं उन दोनों फैमिलीज को अपने काबू में कर लूँगी। सरीन फैमिली में इतने साल बाद खुशनुमा माहौल था। वहाँ चारों तरफ फूल और लाइटिंग दिख रही थी। मैंसन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए। अर्चना जी ने रियाना को फ़ोन किया। उन्होंने उसे जल्दी आने को बोला। रियाना के मना करने से पहले ही उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मजबूरी में रियाना को उनकी बात मांगनी पड़ी। जब रियाना घर पहुंची तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा, यहाँ तक कि गार्ड्स भी वहाँ नहीं थे।
ये सब देखकर रियाना के दिल में डर बैठ गया। वो जल्दी से मैंसन के अंदर गई। इस चक्कर में उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि उसके पैरों के नीचे गुलाब बिछे हुए हैं। वो मैंसन के अंदर गई और सबको आवाज़ लगाने लगी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे डर लगने लगा। अब वो किसी को खोना नहीं चाहती थी। इसने स्विच ढूंढा और जैसे ही स्विच ऑन किया उसके ऊपर फूल गिरने लगे। तभी उसने सारी जगह देखी जहाँ सजाई गई थी। इसी के साथ सब एक साथ बाहर आए। जो उन्होंने जोर से हैप्पी बर्थडे विश किया, जिससे रियाना हैरान होगी। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया, मगर उसे जैसे ही समझ आया उसकी आंखें नम हो गई। वो सबको देखने की जैसे उसकी नज़र ताराजी पर गई। उसकी आंखें लाल हो गई क्योंकि ताराजी बहुत कमज़ोर लग रही थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। तभी ऋषभ और रश्मिका ने उसे हक कर लिया। आज काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी जान अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे थे। उन दोनों को देखना रियाना ने उन्हें बहुत टाइटली हक कर लिया। तभी उसे ख्याल आया कि रश्मिका प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उससे दूर हो गई। अर्चना जी बोली, प्रिंसेस जाओ, तुम्हारे रूम में ड्रेस रखिए, रेडी होकर नीचे आओ। फिर केक कट करते रियाना ने एक नज़र सबको देखा। उसके बाद अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला उसे कुछ अलग ही महसूस होने लगा, ठीक वैसा ही जैसे उस के आसपास होने पर फील होता था। वो आसपास देखी मगर वहाँ कोई नहीं था, जिससे उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने खुद को संभाला और ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। उसने शावर लिया और वो ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने बाल सुखाए और हल्का सा मेकअप किया। तभी उसे किसी गहरी नज़रें महसूस हुई। उसने वो आसपास देखने लगी मगर कोई नहीं था। उसने पेंडेंट उठाया था। वो वही पेंडेंट था जो एंगेजमेंट के दिन त्रिशांश ने उसे दिया था। उसने उसे गले में पहना मगर वो उसे लगा नहीं पा रही थी, जिससे उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई देने लगी। मगर तभी उसे अपने गले पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। जैसे ही उसे शीशे में उस शख्स को देखा उसकी सांसें अटक गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि त्रिशांश था। त्रिशांश ने रियाना को पेंडेंट पहनाया और गले को चूम लिया। जैसे ही रियाना ने महसूस किया उसकी आंखें बंद की। उसे लगा कि वो अभी भी ये इमेजिन कर रही है, मगर जैसे उसने आंखें खोली तब भी वो शख्स वही खड़ा था। वो उसे एकटक देख रही थी। रियाना उसकी तरफ पलटी। जब उसे यकीन हुआ कि त्रिशांश सच में है तो उसे गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। भाई जब सब लोगों ने रियाना का रोना सुना तो वो लोग डर गए। वैसे तो कमरा साउंड प्रूफ था मगर अभी दरवाज़ा खुला था। वो सब लोग दौड़कर रूम में आए, मगर जब सबने सामने सीन देखा तो सब लोग अपनी जगह पर जम गए। रियाना किसी शख्स के गले लगी हुई। जैसे सबने उस शख्स को चेहरा देखा सब लोग अपनी जगह पर जम गए। वो लोग ऐसे विश्वास के सामने देखने लगे। वहाँ इस वक्त सांस खड़ा था। उसकी बाहों में रियाना तेज तेज रो रही थी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि सुनने वालों को भी रोना आ गया। वन और रिशांत ने जब रियाना को रोते हुए देखा तो दोनों के चेहरे उदास हो गए। वो दोनों जल्दी से रियाना की तरफ दौड़े और उसके पैरों से लिपट गए। वो अपनी प्यारी आवाज़ में बोले, प्रिंसेस आप रो मत, हम आपको चॉकलेट देंगे। जैसे रियाना ने उन दोनों की आवाज़ सुनी उन्हें त्रिशांश को छोड़ा और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उन दोनों को गले लगा लिया। फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, ठीक है बेबी, प्रिंसेस अब कभी नहीं रोएगी। आज पहली बार रियाना ने ऐसे बात की जिसे सुनकर रिशांत और आव्यान के चेहरे पर खुशी आ गई। वही त्रिशांश के चेहरे पर जलन के भाव थे। वो रिशांत और आव्यान को घूर रहा था जिसने उसके इतने प्यारे मोमेंट को ख़त्म कर दिया। तभी उसे किसी की नज़रें महसूस हुई। उसने सामने देखा तो भारद्वाज फैमिली उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही। तभी त्रिशांश ताराजी की तरफ गया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। ताराजी रोने लगी। वो बहुत खुश है, आखिरकार उनका बेटा जिंदा और सही सलामत था। आज पूरे 3 साल बाद वो अपने बच्चे को देख रही थी। ऋषभ भी सदमे में था। वो त्रिशांश से लिपट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसने त्रिशांश की गैर मौजूदगी में पूरी फैमिली और कंपनी को संभाला था। वो कभी भी अपना दर्द जारी नहीं करता था, मगर आज त्रिशांश को सामने देख कितने दिनों बाद उसका दर्द बाहर आ गया। रिसाना का भी वही हाल था। उसने भी त्रिशांश को टाइटली हक कर लिया। त्रिशांश मिलने के बाद पूरी फैमिली नीचे चली गई क्योंकि मेहमानों का आना शुरू हो गया था। इधर सबके जाने के बाद त्रिशांश और रियाना कमरे में अकेले थे। रियाना की नज़र त्रिशांश को देखा, फिर उसके गले लगी। वो भराई आवाज़ में बोली, आप कहाँ थे करेगी कर सर, आपको पता नहीं होगा हमने कैसा फील किया जब हमने ब्लास्ट की बात सुनी थी। हमें लगा हमने आपको खो दिया। हम आपको खोना नहीं चाहते, हम आपके बिना मर जाएंगे। त्रिशांश ने उसे गले लगा लिया। वो उसे यकीन दिला रहा था कि वो उसके पास और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितने ही चाल चले गए। वो कभी भी रियाना से अलग नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही दोनों सीढ़ियों पर पहुंचे अचानक गुलाब के फूल उन दोनों के ड्रेन से गिरने लगे, जिससे आज काफ़ी सालों बाद रियाना के चेहरे पर चमकदार मुस्कान खिल गई। जैसे ही निशांत और पूरी फैमिली ने रियाना को खुश देखा, उन लोगों के दिल में जो इतने सालों से बेचैनी और दर्द था वो धीरे धीरे दूर हो गया। वे लोग खुश थे क्योंकि आज उनकी बच्ची खुश थी। आज उनकी बच्ची की ज़िंदगी में खुशी वापस आ चुकी थी। मगर जैसे ही मेहमानों ने त्रिशांश को देखा
सब लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रशांत भारद्वाज मर चुका है।